नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम ग्राम विकास अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में कुछ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज रहेंगे। इसमें वही चीज़ें शामिल किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो छोटा सा टॉपिक रहेगा, छोटा सा सेशन रहेगा। इसी में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कवर करने की कोशिश मैंने की है और आशा है कि इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये जो स्पीडी बुक है और लूसेंट है उसमें से लिया गया है कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में स्टार्ट हुआ था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? अवधि कमर्शियल बैंक, 1881 में। मतलब इसमें सीमित देयता मतलब भारतीयों की जो इसमें भागीदारी थी सीमित थी, कम थी। उसके आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक, 1881 में ये बना था। पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक, जो कि जिसमें कि पूर्ण रूप से भारतीयों का जिसमें भागीदारी थी, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक था। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ शुरू किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। पहले जब यह स्थापित हुआ तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन प्रेजेंट टाइम इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। हालांकि अब वही हो गया है 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक। रिजर्व बैंक की प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अगर पूछे प्रथम गवर्नर कौन है तो ओसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? केजी उदेसी। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई? 1931 ईस्वी को हुई। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 3 प्रेसिडेंट कौन से? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और कलकत्ता बंगाल का जो था, राइट। इन तीनों को मिलाकर, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई कब? 1921 में। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। कब? 1955 में, 1 जुलाई 1955 को। और ये रखा गया जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने दी थी। गोरेवाला समिति के अनुशंसा पर इसका नाम रखा गया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? एसबीआई है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए थी, मतलब जिनके पास पूंजी 50 करोड़ रुपए थी, को राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों को? 14 बैंकों को 19 जुलाई 1969 में, राइट। और जो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 200 करोड़ थी। पहला जब 19 जुलाई 1969 को हुआ था 50 करोड़ जिनकी जमाएं थी, और दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसमें जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए थी उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इन 6 बैंकों के नाम क्या हैं? जैसे आंध्रा बैंक हो गया, कॉरपोरेशन बैंक हो गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब तथा सिंध बैंक है, विजया बैंक हो गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। जब पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 20 है। वर्तमान में संख्या 20 है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे बैंकों को मर्ज किया गया है, तो वर्तमान में संख्या 20 नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है 14 संख्या है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 14 है। एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। एक्सिस बैंक लिमिटेड का नाम क्या था? यूटीआई, जिसका नाम 2007 में बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। और यूटीआई कब स्थापित हुआ था? 1994 में। देश में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की हैं? एसबीआई की हैं। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं यूके में तथा भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेशों में हैं।
देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसकी प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम थी। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन सी है? गोई पोरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया था? US 64 पहला म्यूचुअल फंड है। अब कुछ समितियों के बारे में देख लेते हैं, इसमें शायद मैंने टॉपिक लिया हुआ है। कुछ समिति जो कि इम्पोर्टेंट समितियां हैं, इम्पोर्टेंट बताऊंगा। हाँ, ये लिया गया है। इम्पोर्टेंट समिति है, उसको याद कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्वामीनाथन समिति है, वो किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से संबंधित कौन सी समिति है? स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से समिति है। और जानकी रमन समिति किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला। लेकिन ये सब याद मत रखिए, पहला मैं आपको बता दूं, जैसे राजा चलैया समिति, ये याद रख लीजिएगा। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। गोई पोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। नरसिम्हम समिति ये वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। उसके बाद एक आ जाता है मीरठ सेठ समिति, ये हथकरघा के विकास से है। मीरठ सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से है। तो ये कुछ समितियाँ थी इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया है। अब आगे देखते हैं अगला सेशन क्या है। जो मुद्रा प्रणाली है, जो भारत की मुद्रा प्रणाली है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। RBI की मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में जारी किया था। किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ। अवमूल्यन मतलब कि डॉलर के मुकाबले अपना मूल्य घटाना, वही अवमूल्यन होता है। तो भारत में अवमूल्यन कितनी बार हो? जैसे आप लोग सुनते होंगे कि $1 80 रुपये के बराबर है। तो सरकार क्या करती है, कई बार अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या करता है, जैसे अभी मान लो सरकार अपना निर्यात बढ़ाना चाह रही है, इस समय करंट टाइम में $1 80 रुपये के बराबर है, और सरकार कह दे कि हम $1 में 90 रुपये देंगे, क्या होगा? निर्यात बढ़ जाएगा, वही अवमूल्यन होता है। तो 3 बार अवमूल्यन हुआ है, एक बार 1949 में, 1966 में तथा 1991 में। भारत में सिक्कों के टकसाल कहाँ पे? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है। और कितने करेंसी नोट इसमें प्रचलित हैं? ये सब तो 50, 500, 1000 भी बंद हो गया, 2000 भी बंद हो गया। करंट में कितने सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 500 नोट है। और मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में छपते हैं। देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। मतलब 4 जगह पे नोट छापे जाते हैं। कौन कौन सी जगह हैं? नासिक हो गया, नासिक, देवास, और आगे भी देखते हैं, इसी में दिया होगा। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में होता है। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है। मतलब 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, और 1 रुपये से अधिक के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोषीय प्रणाली है, जिसे अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई हो गया, मतलब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा की वैल्यू है घट जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार 2011 पारा है। मतलब महंगाई की माप जो है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। मुद्रा स्फीति में ऋणी जो ऋण लेता है उसको लाभ होता है। जैसे कि मैंने आपसे 100 रुपये ले लिया, और क्या हुआ कि मुद्रास्फीति आ गई, महंगाई बढ़ गई और मुद्रा की वैल्यू घट गई। अब मैंने आपको 100 रुपये वापस दिया है, लेकिन वो मुद्रा की वैल्यू तो घट गई है, तो जो देने वाला था उसको नुकसान हुआ, जो लेने वाला था उसने वापस कर दिया, उसको लाभ हुआ।
सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था और करंट में 20 देश हैं यूरो को अपनाने वाले। कितने देश हैं? 20 देश है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, वैसे 20 ही देश हैं। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरो अपनाने वाले कितने देश हैं? 20 देश हैं। इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है रिसेंट करंट का क्वेश्चन है ये। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होता है। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की थी। कब? 1947 में। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार, IIT बॉम्बे के छात्र थे। कब? 2010 में। आगे देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिनका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। हालांकि योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया है? 1 जनवरी 2015 से उसके योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को ला दिया गया है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता था। पहली योजना कब थी? 1951 से 1956 में। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी, जो कि हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी योजना PC महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी, जिसमें तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल क्या थी? 1956 से 61 के दौरान ही दूसरी योजना काल के दौरान भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? दूसरे पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तीसरी योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। पहला मॉडल हैराल्ड डोमर पर आधारित था, पहला पंचवर्षीय। दूसरी पंचवर्षीय PC महालनोबिस पर आधारित थी और तीसरी योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना को माना जाता है, जो कि 61 से 66 के बीच में था, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, जो कि 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध, जो कि 1965 में, और भयंकर सूखा था। वार्षिक योजनाएं। योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हो, जब योजना अवकाश था। चतुर्थ योजना कब स्टार्ट हुआ? 1969 से 74 के बीच में चतुर्थ योजना, जो कि आर गाडगिल योजना भी कहा जाता है। पांचवी योजना 1974 से 79 की रूपरेखा को DP धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने समय से पहले ही समाप्त हो गई थी? वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 79 के लिए थी, लेकिन 1978 में समाप्त हो गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। पांचवी योजना काल में जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना, मतलब रोलिंग प्लान चलाया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 74-79 के बीच में था, 78 में समाप्त करके जो जनता पार्टी सरकार थी उसने रोलिंग प्लान चलाया। और रोलिंग प्लान कब से कब था? 78 से 80 के बीच में था। के रोलिंग प्लान कब से कब तक चला? 78 से 80 के बीच में। और रोलिंग प्लान के जनक थे डॉक्टर गुन्नार मेडल एवं प्रणेता प्रोफेसर रैगनर फ्रिश थे। उसके बाद देखते हैं IRDP, NREP, ट्राइसेम, डॉकरा, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना में। सातवीं योजना 1985 से 90 की रूपरेखा को रामकृष्ण हैंगर ने, जबकि आठवीं योजना की रूपरेखा को प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। ये याद रखिएगा, आठवीं योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989, याद रखिएगा, ये जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985-86 में प्रारंभ की गई थी और ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था, जो कि सर्वाधिक सफल योजना थी। कौन सी? आठवीं पंचवर्षीय योजना।
नवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। 10वीं योजना का काल क्या था? 2002 से 2007 था। 11वीं योजना का काल 2007 से 2012 था और 12वीं योजना का काल 2012 से 2017 का था, जिसकी विकास दर 8% लक्षित थी। आइए देख लेते हैं कि क्या है इसमें। ये पंचवर्षीय योजना के बाद शॉर्ट में देख लेते हैं, पूरा मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। हाँ, ये है। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में इसकी प्राथमिकता क्या थी? कृषि। द्वितीय 1956 से 61 के बीच में तीव्र औद्योगिकीकरण। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। और तृतीय अर्थव्यवस्था के बाद क्या आया था? जो कि अवकाश लिया गया था 66-67 में। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी 1969 से 74, आत्मनिर्भर की प्राप्ति, ये था इसका लक्ष्य। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74-79 गरीबी उन्मूलन, जो कि 78 में ही समाप्त हो गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 रोजगार सृजन। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 कृषि एवं विकास। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 न्यायपूर्ण वितरण। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 सामाजिक न्याय एवं समानता। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तीव्र एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2017 के बीच में त्वरित समावेशी विकास। ये पंचवर्षीय योजना के बारे में छोटा सा टॉपिक था। अब आइए देख लेते हैं कुछ बजट तथा वैट से संबंधित चीज़ें क्या है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट बोगर्टी से बना है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। सबसे पहले 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों बजट को निकालते हैं। बजट लोकसभा में पेश की जाती है। सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम, ये अंतिम नहीं है, प्रथम कार्य दिवस को पेश करते हैं। पहले फरवरी को पेश करते हैं, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 30 मार्च को खत्म होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? एक वर्ष समिति के अनुशंसा पर 1924 से 1925 में किया गया था। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि रेल बजट को पुनः किस सन में आम बजट में मिला दिया गया और किस समिति की अनुशंसा पर मिलाया गया था? तो क्वेश्चन को आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला देखते हैं, 2017 में भाजपा सरकार द्वारा रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया, इसी में है। 2017 में ही भाजपा सरकार द्वारा रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। अब बताइए कि किस समिति की अनुशंसा पर ऐसा हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई 10 बार पेश किए थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये कब पेश किया जाता है? ये बजट से एक दिन पहले। राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों के बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध किससे था? बिक्री कर से था, जो कि समाप्त हो गया है। वैट मूल्य वर्धित कर, जो कि सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस था 1954 में। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994 से 95 में प्रारंभ हुआ। मॉड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 को सेन वैट में परिवर्तित कर दिया गया, मतलब सेंट्रल वैट में कर दिया गया था, जो उत्पाद शुल्क कर से संबंधित था।
कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में है। इसको भी याद रखिए कि चलैया समिति किससे संबंधित है? कर ढांचे में सुधार हेतु। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति राजस्व व्यय से संबंधित है। बाकी इन समितियों के बारे में मैंने बता ही दिया है, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। इंपॉर्टेंट राज्य चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। राज्य चलैया समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से। गोरखपुरीय समिति बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हम समिति भी बैंकिंग और वित्तीय सुधार से संबंधित है। और मीरठ सेठ समिति किससे संबंधित है? ये हथकरघा के विकास से संबंधित है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक यहीं तक था, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, एक काम आप लोग प्लीज़ करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।